गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुड़िया और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय गुड़िया मैम पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अफवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे? अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र को हम सामान्य भाषा में नदी तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी तंत्र। नदी तंत्र, अफवाह तंत्र या नदी तंत्र, किसे कहेंगे हम? अफवाह या नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम अफवाह तंत्र या नदी तंत्र के बारे में जान लेते हैं कि किसे कहते हैं अफवाह या नदी तंत्र। तो किसी भी क्षेत्र, किसी भी विशेष क्षेत्र, किसी भी विशेष क्षेत्र में नदियों, क्या? नदियों या वाहिकाओं, नदियों या वाहिकाओं के तंत्र को अफवाह तंत्र कहेंगे। कौन सा तंत्र कहेंगे? अफवाह तंत्र। किसी भी विशेष क्षेत्र में नदियों या वाहिकाओं के तंत्र को अफवाह तंत्र कहेंगे। अफवाह तंत्र कहेंगे। जैसे कोई क्षेत्र है, ठीक है, कोई विशेष क्षेत्र है, इसमें कोई नदी है, ऐसे मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ समझने के लिए। कोई भी नदी है, बहुत सारी नदियां, मतलब सहायक नदियां इससे मिल रही है और ये मतलब कई भागों में विभाजित भी हो रही है। तो इसका जो ये विशेष क्षेत्र हो गया और नदियों का ये तंत्र हो गया, ठीक। ये तंत्र जो है इसी को हम क्या बोलेंगे? नदियां हो गई, इसी को हम क्या बोलेंगे? अफवाह तंत्र, ठीक। अफवाह तंत्र जो होता है, किसी भी देश की भौतिक संरचना हो या प्राकृतिक संसाधनों के लिए अफवाह तंत्र बेहद महत्वपूर्ण होता है। नदियों की जो संख्या होती है, नदियों की संख्या पर किसी देश की आर्थिक विकास निर्भर होता है। आर्थिक विकास किस पे निर्भर होता है? किसी देश की नदियों पर। और हम ये भी देखते हैं कि जो सभ्यताएं थी वो अधिकांश नदियों के किनारे ही विकसित हुई, चाहे वो सिंधु सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता, ये सभी जो सभ्यताएं पाई गई ये नदियों के किनारे पाई गई। और कारण क्या? कि ये जो है ये हमारी कृषि में बहुत योगदान देता है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना? भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के लिए सिंचाई तो आवश्यक है। और सिंचाइयों के लिए पहले तो इतना डेवलपमेंट तो हुआ नहीं था साइंस का कि ट्यूबवेल लगा के ये सब करके हम लोग कर लें, है ना? तो इसके लिए हम नदियों पर निर्भर करते थे और यही कारण है कि जो सभ्यताएं विकसित हुई थी वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। अगर हम कुछ इस प्रकार से समझे कि किसी भी देश की धरती, कोई देश है, ठीक, किसी भी देश की धरती पर बहने वाली नदियां, किसी भी देश की धरती पर बहने वाली जलधाराएं, ठीक, किसी भी देश की धरती पर बहने वाली जलधाराएं, वाहिकाएं या धाराएं मानव शरीर में बहने वाली वाहिकाओं के समान होती है। किसी भी देश की धरती पर बहने वाली नदी वाहिकाएं मानव शरीर में बहने वाली वाहिका या रक्त वाहिनी नसों के समान है। कैसे समझते हैं? जैसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है, हमारा जो शरीर होता है, इसमें जो हमारी नसें होती हैं, जो वाहिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, वो वाहिकाएं नसें शरीर में, पूरे शरीर में हमारे ब्लड का क्या करती हैं? परिसंचरण करती हैं, मतलब हमारे पूरे बॉडी तक ब्लड को पहुंचाती हैं और हमारे शरीर को गतिमान और ऊर्जावान बनाए रखती हैं, ठीक। उसी प्रकार जो किसी देश की नदियां होती हैं, किसी देश की नदी होती है, वो उस देश की आर्थिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है और वहां के लोगों के जीवन का जो जीवन है, एक तरह से उनमें एक क्या कहते हैं, जान डाल देती हैं जो नदियां होती हैं। समझ में आया? तो अब हम जानते हैं भारत की नदियों के बारे में। किसके बारे में? भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदियां, भारत की नदियां, अगर हम भारत की नदियों की बात करें
तो भूगोलविदों ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे पहला जो है वो है हिमालयी अफवाह तंत्र। कौन सा अफवाह तंत्र, पहला कौन सा अफवाह तंत्र है? मैं यहाँ नदी तंत्र भी लिख देती हूँ, अफवाह तंत्र, नदी तंत्र। ठीक। दूसरा जो है हमारा वो है प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। तो सब लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि अफवाह तंत्र को ही हम नदी तंत्र बोल सकते हैं, नदी तंत्र को ही अफवाह तंत्र बोल सकते हैं। ठीक। सौभाग्य की बात यह है कि संसार में जितनी भी नदियों का जल है, संसार में पाई जाने वाली नदियों का जो जल है उसका 10% भाग, कितना प्रतिशत भाग? 10% भाग हमारे भारत में पाया। देखिए मैं महासागरों समुद्रों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि नदियों में जो जल है, नदियों के जल का जो 10% भाग है वो हमारे भारत में पाया जाता है। ठीक। नदियों में बहने वाले जल का 10% भाग हमारे भारत में पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे भारत में बहुत सारी नदियां होंगी, है ना, तभी तो 10% भाग बहुत होता है, कम नहीं है, बहुत होता है। और सौभाग्य की बात है हमारे देश में छोटी बड़ी सैकड़ों नदियां हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हिमालय नदी के बाद हिमालयी अफवाह तंत्र पढ़ेंगे, इसके बाद प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। अपने भारत में हम दो प्रकार की नदियों के तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, हिमालयी अफवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हिमालयी अफवाह तंत्र में हम उन नदियों का अध्ययन करेंगे जो हिमालय से निकलती हैं। ठीक। जो हिमालय से नदियां निकलती हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो हिमालय जो है उसमें आते हैं, उसमें जो प्रमुख नदियां हैं सिंधु नदी, सिंधु नदी, पहली है सिंधु नदी, दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और तीसरी जो नदी है वो है गंगा नदी। तो हिमालयी अफवाह तंत्र में हम 3 प्रमुख नदियों का अध्ययन करते हैं, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। ठीक। और जो प्रायद्वीपीय नदियां, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये जो नदियां होती है पठारों से निकलने के कारण, पठारों से निकलने के कारण ये प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक। प्रायद्वीपीय, इसलिए इनको प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र कहते हैं, क्योंकि ये पठारों से निकलती हैं, अधिकांशतः पठारों से निकलती हैं। और जो हिमालयी अफवाह तंत्र है ये जो नदियां होती है हिमालय से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां पठारों से निकलती हैं। तो विस्तार से हम सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम अफवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। पहले हम हिमालयी अफवाह तंत्र पढ़ेंगे, फिर प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिमालयी अफवाह। हिमालयी अफवाह तंत्र की जो प्रमुख नदियां हैं सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। एक एक करके हम तीनों नदियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम सिंधु नदी पढ़ लेते हैं। सिंधु नदी, विश्व में अगर हम सबसे बड़ी द्रोणियों की बात की जाए तो सिंधु नदी की द्रोणी भी उनमें से एक है। सिंधु नदी विश्व की द्रोणियों में से एक है। अगर हम सिंधु नदी की उद्गम की बात करें तो ये कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, ठीक, कैलाश पर्वत, पर्वत है कैलाश पर्वत के जो गोखुरचू नामक एक स्थान है, गोखुरचू,
गोखुरचू नामक एक स्थान है जहाँ के सिंघी खवान सिंघी खवान हिमनद से निकलती है। तो अगर हम सिंधु नदी की बात करें कि इनका उद्गम स्थान कहाँ से है, कैलाश पर्वत के गोखुरचू नामक स्थान के निकट सिंघी खवान हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी सिंघी खवान हिमनद से निकलती है और भारत में प्रवेश करते हुए ये पाकिस्तान में आती है। यहाँ पे आने के बाद सिंधु नदी की कुछ सहायक नदी भी है। सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। झेलम नदी, सबसे पहले झेलम नदी के बारे में पढ़ते हैं। झेलम नदी जो है वो है बेरीनाग झील से निकलती है। बेरीनाग झील है, एक झील है बेरीनाग, जहां से झेलम नदी निकलती है। ठीक, झेलम नदी निकलती है और चेनाब से झंग, पाकिस्तान में एक स्थान है झंग। कौन सा स्थान है? झंग। बेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? बेरीनाग झील से निकलती है और चेनाब नदी से झंग नामक स्थान जो कि पाकिस्तान में स्थित है वहां पे आके मिल जाती है। और जब ये आगे बढ़ती है तो राबी नदी आके इनसे मिल जाती है। ठीक, रावी नदी मिलती है। और जब ये और आगे बढ़ती है तो जो अगर पूछा जाए भारत की कौन सी नदी है जो उसका स्थान भारत से बाहर है, उसमें से एक सतलज नदी भी है जिसका उद्गम भारत से बाहर है और वो या दूसरे देश से निकलते हुए भारत में आती है। सतलज नदी से ब्यास नदी मिलती है। कौन सी नदी? ब्यास नदी सतलज नदी से मिलती है और सतलज नदी आगे बढ़ते हुए चेनाब झेलम रावी जो है उनसे मिल जाती है और आगे बढ़ते हुए ये सिंधु नदी से मिल जाती है तथा पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में विसर्जित हो जाती है। अरब सागर में ये सिंधु नदी विसर्जित हो जाती है। फिर से एक बार जान लेते हैं। सिंधु नदी ये है सिंधु नदी के उद्गम की बात की जाए तो कैलाश पर्वत के गोखुरचू नामक स्थान के निकट सिंघी खवान हिमनद से सिंधु नदी निकलती है और भारत में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में आती है। सिंधु नदी की कुछ सहायक नदी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। जो हमारी झेलम नदी है ये बेरीनाग एक झील है जहां से निकलती है और चेनाब से झंग नामक स्थान जो कि पाकिस्तान में स्थित है वहां पे मिलती है और जब ये आगे बढ़ती है तो रावी इनसे मिलती है और फिर जब आगे बढ़ती है तो ब्यास और सतलज की एक धारा आके इनसे मिलती है और आगे बढ़ते हुए ये सिंधु नदी से मिल जाती है और जाके अरब सागर में विसर्जित हो जाती है। तो ये है सिंधु नदी तंत्र। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। अफवाह तंत्र की दूसरी जो नदी है गंगा, तो हम गंगा पढ़ लेते हैं। गंगा नदी के बारे में गंगा तंत्र भी बोल सकते हैं। गंगा नदी, ठीक। दूसरी नदी कौन सी है? गंगा नदी जो, अगर हम गंगा नदी के उद्गम की बात करें तो जो ये उत्तराखंड है हमारा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी, कहाँ पे? उत्तरकाशी एक जिला है। क्या है? जिला है। उत्तरकाशी जिले के निकट गोमुख नामक एक स्थान है। गोमुख, उत्तरकाशी जिले में गोमुख नामक स्थान है। गोमुख नामक स्थान की गंगोत्री
गंगोत्री। ज्यादातर नदियां जो होती हैं वो हिमनद से निकलती हैं, हिमनद से। तो गंगा का जो उद्गम है उत्तरकाशी जिला है, जिसमें एक स्थान है गोमुख स्थान, वहां पे उसके निकट गंगोत्री हिमनद है। कौन सा हिमनद है? गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद से ये हमारी गंगा निकलती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख स्थान के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। लेकिन 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 यहाँ पे ये गंगा नहीं कहलाती, यहाँ पे ये कहलाती है भागीरथी। क्या कहलाती है? भागीरथी। भागीरथी ये कहलाती है। इसके बाद एक और नदी है अलकनंदा। अलकनंदा जो है वो भी उत्तराखंड से ही निकलती है, लेकिन इनका जो उद्गम है सतोपथी, सतोपथी नामक एक हिमनद है जहां से अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा, ठीक, अलकनंदा निकलती है और देवप्रयाग में, उत्तराखंड के ही देवप्रयाग में मिल जाती है। कहाँ में? अलकनंदा भागीरथी से उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिल जाती हैं और वो वहां से कहलाती हैं गंगा। गंगा गंगा जब थोड़ा और आगे बढ़ती है तो एक नदी है चंबल नदी, आके मिलती है गंगा से। चंबल, चंबल। फिर इसके बाद जब और आगे बढ़ती हैं तो ये बेतवा से मिलती हैं, बेतवा। और आगे बढ़ती हैं, इधर उत्तर से एक नदी है घाघरा, घाघरा नदी से मिलती है। और आगे बढ़ती है तो ये केन नदी, एक नदी है केन नदी, केन नदी से मिलती है। फिर आगे बढ़ती है तो ये सोन नदी, सोन सोन नदी, सोन नदी मिलती है। इसके बाद और आगे बढ़ती है तो इधर गंडक एक नदी है, गंडक, गंडक। फिर कोसी नदी से मिलती है, कोसी, कोसी नदी से मिलती हुई यहाँ पे हमारा बंगाल है, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे ये प्रवेश करती, यहाँ पे जब ये गंगा प्रवेश करती है तो इनका नाम गंगा से बदलकर हुगली नदी हो जाती है, हुगली नदी, ठीक। गंगा किस में बदल जाती है? हुगली नदी। और जो ये कोसी नदी है, कोसी नदी बिहार से बहती है, तो बिहार की ये कोसी जो नदी है ये बिहार का शोक कहलाती है, क्योंकि ये कोसी जो नदी है इतनी तबाही मचा देती है कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और हुगली नदी जो है ये पश्चिम बंगाल जो है हमारा राज्य, पश्चिम बंगाल में इस हुगली नदी को यहाँ का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? हुगली नदी को, ठीक। हुगली नदी, अलकनंदा। तो सबसे फिर से हम जान लेते हैं, गंगा जो नदी है इनका उद्गम जो है उत्तरकाशी जिले के गोमुख स्थान के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है, लेकिन ये गंगा नहीं कहलाती, तब ये भागीरथी रहती है। अलकनंदा एक नदी है जो कि सतोपथी हिमनद से निकलती है और आके ये देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती है। गंगा आगे बढ़ती है तो चंबल से मिलती है, फिर बेतवा से, केन नदी से, उत्तर से घाघरा, गंडक, कोसी, और इधर से सोन नदी, कोसी नदी से मिलती हुई पश्चिम बंगाल में हुगली नाम से जानी जाती है। और इनका विसर्जन हो जाता है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में ये विसर्जित हो जाते हैं, ठीक। ये है गंगा नदी तंत्र।
ठीक, यह है गंगा नदी तंत्र। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। गंगा नदी जो हमारी है, ये कृषि के लिए बेहद ही उपयुक्त है, बेहद ही उपयुक्त है, क्योंकि ये जो नदियां होती हैं अपने साथ बहुत सारा गाद लेके आती है, जो कि गाद, जो ये मिट्टी होती है, ये बहुत ही उपजाऊ होती है कृषि के लिए। और कभी कभी ये नदियां अपने साथ इतना गाद लेके, इतना मलबा लेके आती हैं कि इनके जो मार्ग है वो मार्ग पे जमा हो जाते हैं, जो अवसाद अवसाद गाद जो है ये जमा हो जाते हैं कभी कभी। तो यही कारण होता है जो बाढ़ आ जाता है, यही कारण होता है कि नदियों के मार्ग में जब गाद अवसाद जमा हो जाता है तो अपना मार्ग जो है परिवर्तित कर लेती है नदियां, और इसी कारण बाढ़ आ जाती है। लेकिन ये मिट्टी बेहद ही उपजाऊ भी होती है, साथ ही बहुत तबाही भी मचा देती है। अफवाह तंत्र में जो तीसरी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र 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 सबसे बड़ी नदियों में से एक है। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात करें तो ये मानसरोवर झील तिब्बत में है। मानसरोवर झील मानसरोवर झील है जो कि तिब्बत में स्थित है। यहाँ पे है एक हिमनद जिसका नाम है चेमांग चेमा चेमांगयुंगडुंग चेमांगयुंगडुंग। ये एक हिमनद है, चेमांगयुंगडुंग हिमनद है। मानसरोवर झील के निकट चेमांगयुंगडुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। लेकिन ये तब ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है ये ब्रह्मपुत्र नहीं कहलाती। यहाँ पे ये तो जब भारत में प्रवेश करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, लेकिन इसे यहाँ पे सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी। सांगपो नदी कहाँ से, सांगपो या ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट चेमांगयुंगडुंग हिमनद से निकलती हैं, जहाँ पे ये सांगपो कहलाती है। और जब ये भारत की एक कस्बा है सादिया, कौन सा? यहाँ पे एक कस्बा है जिसका नाम है शादिया, एक कस्बा है जहाँ पे ये प्रवेश करती हैं। सादिया एक कस्बा है और यहाँ ये ब्रह्मपुत्र सादिया में प्रवेश करती हैं। और जब ये आगे बढ़ती है तो एक लोहिता नदी है, लोहिता नदी और सिकांग, यहाँ पे एक नदी और है, मैं इसको ब्रह्मपुत्र लिख देती हूँ। ब्रह्मपुत्र सिकांग और यहाँ पे है लोहिता नदी। लोहिता मिलकर इसे ब्रह्मपुत्र बना देती हैं और ब्रह्मपुत्र यहाँ भारत में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करता है। और ये सिस्ता नदी से मिलकर जमुना, जब सिस्ता नदी से में मिल जाता है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। और पद्मा से मिलते हुए ये बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के चेमांगयुंगडुंग हिमनद से निकलती है, जहाँ पे ये सांगपो कहलाती है। और भारत के सादिया कस्बे में ये प्रवेश करती हैं और सिकांगो लोहिता नदी मिलकर इसे ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। ब्रह्मपुत्र, यहाँ से ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां मिलकर से ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। और ये तीस्ता नदी से
मिलकर जमुना, जब ये मिलती हैं तो ये जमुना कहलाती हैं, और पद्मा नदी से मिलती हुई ये बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। ये है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। हमने हिमालय अफवाह तंत्र पढ़ लिया जिसमें गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र थे। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीप नदियां। प्रायद्वीप नदियों को अ, पढ़ने के लिए सबसे पहले हम भारत का मैप बना लेते हैं, उत्तरी भारत का मैप। ठीक, प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे पहले जो नदी आती है वो है महानदी। महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती हैं और ये बहुत उड़ीसा में बहुत डेल्टा बनाती हैं। उड़ीसा में ढेर सारा डेल्टा बनाती हैं और बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। फिर दूसरी नदी जो है गोदावरी। गोदावरी ये नासिक जिले से निकलती है। नासिक जिले से निकलती है। नासिक जिले से निकलती है गोदावरी। गोदावरी और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो उसे गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। तीसरी जो नदी है गंगा नदी। तीसरी नदी जो है वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी निकलती है सहाद्री से निकलते हुए आके बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। चौथी जो नदी है वो हमारी है कावेरी। कावेरी निकलती है, कावेरी कर्नाटक के कोंगाड़ू, कोंगाड़ू जिला है। कर्नाटक के कोंगाड़ू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। कर्नाटक राज्य के कोंगाड़ू जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। इसके बाद आती है हमारी जो दो नदी और बसती हैं, ताप्ती और गंगा। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में हमने उन नदियों को पढ़ा जो कि बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो रही थी, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। ये सब प्रायद्वीपीय नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो रही थी। और भी कुछ नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो अरब सागर में विसर्जित होती हैं, जैसे नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में एक स्थान है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक। कहाँ से? अमरकंटक से। अमरकंटक जिले से निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में है। ये अरब सागर में मिल जाती है। और नर्मदा नदी ही जबलपुर एक स्थान है, जहां पे ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कहाँ? जबलपुर में। और
सरदार सरोवर जो परियोजना है वो इसी गंगा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये गंगा नदी की, नर्मदा नदी, सॉरी, नर्मदा नदी में सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। और ये तो हो गई गंगा नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, जो अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, और ये महाराष्ट्र से होते हुए अरब सागर में विसर्जित हो जाती है। और आती है हमारी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के बेतुल जिले से निकलती है हमारी ताप्ती नदी। इसको रख कर देती हूँ, मध्य प्रदेश से निकलती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और अरब सागर में ये भी विसर्जित हो जाती है। एक नदी और है लूनी नदी, जो कि राजस्थान में प्रवाहित होती है। ये सब थी प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हमने हिमालयी अफवाह तंत्र भी पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।